हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो सब अच्छे होंगे। और हम कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, मैंने यहाँ पर एक स्निप अटैच कर रखी है आप लोगों के लिए और इसमें मैंने आपको दिखाया है कब कब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट से। देखो, मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी कहा था और इस क्लास में भी कह रही हूँ, आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं पास्ट में, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। राइट। देखिए, यहाँ पे भी मैंने लास्ट 10 ईयर्स का एनालिसिस किया है। ठीक है ना, लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस किया है क्वेश्चन पेपर का। लास्ट 10 ईयर में 3 बार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया है, ईयर 2020 में, ईयर 2021 में और ईयर 2015 में। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 10 में से 10 साल में 3 बार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपके लिए। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से पढ़ना आपके लिए जरूरी है। अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चंस आप देखोगे बहुत सीधा क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑल्दो यहाँ कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के बेसिस पे आप इसका आंसर दो, लेकिन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहाँ बताई गई है इसकी डेफिनेशन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया है ना कि भाई क्या होता है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में बताया गया, यानी ये एक अंडरस्टूड है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से पूछा गया डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो आपका 2021 में आया था, ब्रीफली एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसकी महत्ता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपसे पूछा गया 2021 में। राइट। थर्ड क्वेश्चन जो आया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट द सेम एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो, अगेन जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है, या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दोनों सेम चीजें हैं। इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ही एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये सेम नहीं है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? अगर करते हैं तो रीजंस दें यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का यूज करते हुए। तो पास्ट 10 ईयर्स में 3 बार अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आपके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। राइट, चलिए। हाँ, ये 3 क्वेश्चंस लास्ट ईयर के हैं। आप पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लेंगे। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनके बेसिस पे आप खुद आंसर्स राइट अप कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में दूंगी, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए और आप चाहे तो अपने लिखे आंसर्स वहां पर पोस्ट कर सकते हैं, जहां आपको मैं पढ़ के उस पर रिव्यू दे दूंगी कि सही है या इसमें ये पॉइंट और एड ऑन होना चाहिए। राइट, चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को मैं एक बात और कह दूं, क्योंकि बार बार कैश फ्लो स्टेटमेंट लिखना काफी लंबा पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे CFS। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। राइट, चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है, उसके पहले तो हम ये समझते हैं कि कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है, कैश फ्लो क्या होता है। ठीक है, कैश फ्लो क्या है? सिंपल सी बात है, फ्लो का मतलब क्या होता है? बहना, है ना। अगर मैं किसी से पूछूं वाटर फ्लो यानी पानी का बहना, एयर फ्लो यानी एयर का बहना, यानी कैश फ्लो यानी कैश का बहना। बहुत लेमन लैंग्वेज में समझ सकता है। तो अगर मैं कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो है मूवमेंट, किसका? मूवमेंट ऑफ कैश। क्या सिर्फ कैश का मूवमेंट है? नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश इक्विवेलेंट क्या होता है हम अभी थोड़ी देर में समझेंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। किसी अकाउंटिंग पीरियड में मूवमेंट जो हुआ है कैश या कैश इक्विवेलेंट का, उसे हम कैश फ्लो कहते हैं।
ठीक है। अब मूवमेंट का क्या मतलब है? मूवमेंट दोनों चीजों को कवर करता है। मूवमेंट दोनों चीजों को कवर करता है। कौन सी दोनों चीजों को कवर करता है? मूवमेंट का मतलब है कैश इनफ्लो, यानी कि कितना कैश आया, प्लस, ठीक है, साथ ही साथ कैश आउटफ्लो, यानी भाई आपके बिजनेस में कितना कैश आया और बिजनेस में कितना कैश गया, ये कहलाता है कैश फ्लो। ठीक है। कैश फ्लो क्या है? मूवमेंट है कैश का और कैश इक्विवेलेंट का किसी पीरियड, पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में या किसी पर्टिकुलर पीरियड में। ठीक है। और मूवमेंट में दोनों चीजें, कैश आपके बिजनेस में आ रहा है और कैश आपके बिजनेस से जा रहा है, दोनों चीजें आप कवर करते हैं। अब इससे एक चीज तो कवर हो, समझ में आ गई कि ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या हो गया? ऐसा स्टेटमेंट, ठीक है, क्या हो गया? स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। भैया कैश फ्लो के बारे में जो स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे वो हमारा क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो का मतलब कैश इनफ्लो का और कैश आउट फ्लो का। ठीक है। यह बात बहुत सिंपल सी है, ये आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, एक चीज और होती है, क्या आप ये कह सकते हो कि आपका जो कैश है, ठीक है ना, आपके पास जो भी कैश इन हैंड है वो आपके प्रॉफिट के इक्वल होगा? ठीक है ना। क्या प्रॉफिट और कैश इन हैंड, या इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इसको थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, कैश फ्लो और प्रॉफिट के बीच को थोड़ी देर। ठीक है, ये समझ में आ गया कि कैश फ्लो क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अब बात आती है कि पढ़ना क्यों है, वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों है, वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट। पहले ये डिस्कस करते हैं। देखो, बिजनेस में ना दो चीजें होती हैं, ठीक है, बिजनेस में दो चीजें होती हैं। बिजनेस में एक आपका होता है, ठीक है, बिजनेस में दो चीजें होती हैं और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है प्रॉफिट और दूसरा है आपका कैश। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि आपके बिजनेस के पास दो सिचुएशन दे रही हूँ ना, सिचुएशन 1, ठीक है, सिचुएशन 1, ठीक, और सिचुएशन 2। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके बिजनेस के पास नो प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है, नो प्रॉफिट बट हैव कैश। कैश है, कैश आपके बिजनेस में आता रहता है, कैश का फ्लो अच्छा है, क्या ये बिजनेस रन करेगा? या है प्रॉफिट, प्रॉफिट तो है बट देयर इज ए कैश क्रंच। भैया कैश का क्रंच है, आपके बिजनेस में कैश नहीं रहता, आपके बिजनेस में कैश नहीं रहता, कैश की बहुत कमी है। ठीक है, ये दो चीजें। आप इसे बताओ, इसमें से कौन सा बिजनेस सरवाइव करेगा, पहला सिचुएशन का या दूसरा सिचुएशन का? कौन सा बिजनेस इजीली सरवाइव करेगा? मैं बोलूं, इसके पास प्रॉफिट भले ना हो लेकिन कैश है, ये इजीली रन कर सकता है, इजीली रन करेगा, ठीक है। बट इसके पास प्रॉफिट है लेकिन कैश नहीं है, ये डिफिकल्टी फेस करेगा, इसे डिफिकल्टी फेस होगी, ठीक है, इसे डिफिकल्टी फेस होगी। अब आप कहोगे ऐसा क्यों, किसी के पास अगर प्रॉफिट है तो कैश भी होगा। देखो, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बताती हूँ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। ऐसा इसलिए है कि देखो, हम अपनी जो अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, हम जो क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो किस पे बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं
वो किस बेसिस पे बताते हैं, वो हम बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे, है ना, अक्रूवल बेसिस पे बनाते हैं, राइट। यानी कि जैसे ही हमने रेवेन्यू को अर्न किया हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे ही हमने एक्सपेंस को अर्न किया मतलब एक्सपेंस इंकर किया हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। चाहे हमारे पास कैश आया हो या हमारे पास कैश ना आया हो तब भी हम उसको बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपकी सेल अच्छी है, आप क्या करते हो, आप क्रेडिट पे सेल करते हो, राइट। आपकी सेल अच्छी है, आप क्रेडिट पे सेल करते हो, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है, लेकिन आपका जो डेटर है ना वो आपको 45 दिन तक पैसे नहीं देता। आपको 45 दिन तक आपका डेटर आके पैसे नहीं देता कि भाई साहब पकड़ो पैसे लो। आप बार बार अपने डेटर को कॉल करते हो जिसको आपने सेल करी है कि भैया पैसे दे दो पैसे दे दो, तो आपके बिजनेस में कैश नहीं रहता, कैश की प्रॉब्लम रहती है ना। एक दूसरा बिजनेस है जहां क्या है, कैश सेल करता है, प्रॉफिट मार्जिन कम है लेकिन उसको कैश तुरंत मिलता है, उसका प्रॉफिटेबिलिटी कम है। देखो दो तरीके से समझो इसको, है ना। एक समझो ये एक मिस्टर एक्स है, ठीक है ना, ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई, मिस्टर वाई, राइट। अब देखो हुआ क्या, ये जो मिस्टर एक्स है ये क्या करते हैं, क्रेडिट सेल, है ना। क्रेडिट सेल मतलब उधार की सेल करते हैं। मान लो इन्होंने 50,000 का इनके पास माल पड़ा था, इस 50,000 के क्रेडिट सेल करी, एक मिनट इसको हटाओ, क्रेडिट सेल करी मान लो 1.5 लाख की, ठीक है, 1.5 लाख की करी और इसकी जो कॉस्ट थी ना, कॉस्ट थी जो मटेरियल की कॉस्ट थी, जो सामान की कॉस्ट थी, कॉस्ट ऑफ जो गुड्स था वो मान लो 50,000 का था, ठीक है। अब इनको मैं कहूं तो इनको प्रॉफिट तो इन्होंने बुक कर लिया, प्रॉफिट क्या किया, प्रॉफिट तो इन्होंने 1 लाख का बुक कर लिया, लेकिन जो इन्होंने 1.5 लाख की कैश सेल क्रेडिट सेल करी थी इसमें से इन्हें जो कैश रिसीव हुआ वो कैश मान लो मात्र रिसीव हुआ 1.5 लाख की सेल में से कैश रिसीव हुआ मात्र इनको 40,000 का कैश इनके पास आया, राइट। अब मिस्टर वाई की कंडीशन क्या है, ये क्रेडिट सेल कम करते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये कैश सेल करते हैं। वैसे हर बिजनेस में दोनों सेल होती है, ठीक है, ये कैश सेल ज्यादा करते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैश सेल किया, इन्होंने भी 1.5 लाख की कैश सेल करी, लेकिन ये जिसमें डील करते हैं वो प्रॉफिट मार्जिन कम है। इन्होंने जो सामान बेचा, ठीक है ना, इन्होंने जो सामान बेचा उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए। इनको प्रॉफिट हुआ 50,000 रुपए का ही, कितने का प्रॉफिट हुआ, 50,000 का ही प्रॉफिट हुआ इनको, ठीक है। लेकिन इनको जो कैश था, क्योंकि इनने कैश सेल करी थी तो इनको पूरा का पूरा कैश रिसीव्ड हो गया 1.5 लाख रुपए का। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं फ्यूचर में बिजनेस करने की प्रोबेबिलिटी किसकी अच्छी है, मिस्टर वाई की या मिस्टर एक्स की, मिस्टर वाई की अच्छी है। मिस्टर एक्स जाके इसे आगे अपने और सामान खरीदेंगे बेचेंगे, ठीक है, इनका बिजनेस चलता रहेगा। लेकिन मिस्टर एक्स की बात करूं तो देखो मिस्टर एक्स के पास मात्र 40,000 का कैश है। अब इन्हें फ्यूचर में फर्दर बिजनेस जब इन्हें करना होगा ना, बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बिजनेस ऑपरेशन को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बैंक से क्या लेंगे, लोन लेंगे, बैंक से भैया शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, क्योंकि अब वर्किंग कैपिटल तो चाहिए, इनके पास तो वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल के लिए ये बैंक से लोन लेंगे। और जब बिजनेस ऑपरेशन के लिए ये बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करेंगे, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे करेंगे, राइट, पे करेंगे। तो इनके पास से कैश का आउटफ्लो क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो तो फिर बढ़ जाएगा। लेकिन इनका बिजनेस ऐसा है, इनके डेटर्स ऐसे जिनका जो इनको पैसे नहीं देते, ऑल्दो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, ऑल्दो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है बट कैश नहीं है। इसलिए बिजनेस में ये पता करना कि एक्चुअल कैश पोजीशन कैसी है, बिजनेस इतना कैश जनरेट कर रहा है कि नहीं, कि अब आप अपने ऑपरेशन के जो खर्चे हैं उनको मीट आउट कर सको, ये सब चेक करना बहुत जरूरी है। ओनली बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखना कि हाँ बिजनेस प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा है, वैसे अगर यहाँ पे देखोगे सिर्फ आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में तो मिस्टर एक्स बहुत बढ़िया है, 1 लाख जस्ट डबल प्रॉफिट कमा रहे हैं मिस्टर वाई के। लेकिन भाई फ्यूचर में इनको प्रॉब्लम होगी, फ्यूचर में ये प्रॉब्लम फेस करेंगे। रीजन इज दैट कि इनके पास कैश नहीं है, और कैश अगर लेना है, वर्किंग कैपिटल लेना है तो ये बैंक के पास जाएंगे, बैंक से लोन लेंगे, इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ जाएगा, ये इंटरेस्ट पे करेंगे, अगेन कैश आउटफ्लो बढ़ेगा, है ना।
लेकिन इनके पास उतना कैश नहीं आएगा। तो हमें ये देखना क्या बिजनेस कैश जनरेट कर पा रहा है अपने बिजनेस ऑपरेशन को मीट करने के लिए या नहीं। अगर कर पा रहा है तभी हम कहेंगे कि बिजनेस विल सर्वाइव इन अ लॉन्ग टर्म, क्योंकि फर्स्ट नीड है कि बिजनेस सर्वाइव करे, प्रॉफिट तो बाद में भी कमा लेगा। एक कॉमन बात होगी, कभी ना कभी आपने सुनी होगी, कही जाती है कि भाई बिजनेस में पैसा आता जाता रहे तो बिजनेस चलता है। यानी कि अगर मेरा 50,000 का खर्चा, 50,000 मेरा बिजनेस दे रहा है मुझे, तो आई विल सर्वाइव इन अ लॉन्ग रन में। पैसा आता जाता रहना बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है, प्रॉफिटेबिलिटी से भी ज्यादा। वही उसी सिद्धांत पे आपने कभी ना कभी अपने बड़ों से, बूढ़ों से या जो बिजनेसमैन से ये कहीं ना कहीं जरूर सुना, बिजनेस से पैसा आता जाता रहे ना। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया इनिशियल डेज में, तो हम बिजनेस को लॉन्ग रन में ले जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। यही बात हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बिजनेस एंटिटी का होता है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि भैया इसकी कैश पोजीशन कैसी है। कैश पोजीशन हमें ये समझने में मदद करती है कि भैया लिक्विडिटी है या नहीं। अब एक बात बताओ, जो ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछा गया था ना, हाँ ये देखो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट सेम एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जो आपको ऑपरेशन, ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। खैर चलो अभी हम उसको भी समझ लेंगे। ये आपको समझ में आ गया कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो लेस इंपॉर्टेंट है देन पोजीशन ऑफ कैश। ठीक है ना, पोजीशन ऑफ कैश इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द प्रॉफिटेबिलिटी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, व्हाई पोजीशन ऑफ कैश इज इंपॉर्टेंट इन बिजनेस। ठीक है, ठीक है, लाइक दिस। और एक क्वेश्चन और बनता है इस पे, राइट नाउ मेरे को बिल्कुल स्ट्राइक नहीं, अभी आएगा तो क्वेश्चन आया, मैं दिमाग से निकल गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, a business can be set profitable if it has a huge amount of cash in hand। ठीक है, अगर बिजनेस के पास कैश अच्छा खासा है तो हम क्या कह सकते हैं कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है। और वाइस वर्सा, दोनों कंडीशन में आपसे बात की जा सकती है कि भैया बिजनेस के पास अगर कैश ज्यादा है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस प्रॉफिटेबल है, और बिजनेस प्रॉफिटेबल है तब भी हम ये नहीं कह सकते कि बिजनेस के पास कैश है। तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। ठीक है, आगे पूछा भी जा सकता है। चलिए इतनी बात हो गई क्लियर। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो, तो बिजनेस में ये जो कैश फ्लो होता है ना आपका, कैश फ्लो, ठीक है ना, कैश फ्लो, इनको ना डिटरमाइन करने के लिए 3 तरह की एक्टिविटी में बांटा गया। हम ये मानते हैं कि बिजनेस जो होता है वो कैश फ्लो डिराइव करता है 3 तरह की एक्टिविटीज से। किस तरह की एक्टिविटीज से? 3 तरह की एक्टिविटीज से। अब वो 3 तरह की एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं? पहली होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग। 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं आपकी। ठीक है ना, क्या क्या होती है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं? अपन बोलते हैं CF इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है आगे वो ये है, क्या है? कलर कौन सा लूं? देखो ये भैया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या है, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है। ठीक है, चलो मैं अपना एग्जांपल लेके समझूं। मैं कोचिंग क्लास चलाती हूँ। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, व्हाट आई डू एक्चुअली, मैं क्या करती हूँ, देखो मैं क्या करती हूँ, मैं हूँ CASS, SCA शब्द से मैं बहुत लंबा पड़ेगा ना। मैं क्या करती हूँ, मैं कोचिंग क्लास चलाती हूँ। क्या करती हूँ? मैं कोचिंग क्लास चलाती हूँ। एडेक्सी क्लासेस के नाम से मेरी कोचिंग क्लासेस चलती हैं, राइट? मेरी कोचिंग क्लासेस चलती हैं एडेक्सी क्लासेस के नाम से, मैं कोचिंग क्लास चलाती हूँ, राइट? अब ये जो मैं कोचिंग क्लास चलाती हूँ, ठीक है, ये मेरा क्या है? ये मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है ना।
मेन बिजनेस एक्टिविटी है, राइट। ये मेरी क्या है, मेन बिजनेस एक्टिविटी। ये कि मेरा काम क्या है, मेरा काम लोगों को पढ़ाना है, कोचिंग देना है, मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, ये मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। तो अब मैं इसकी बात करूं तो इसमें मुझे जो कैश है, अगर मैं इसमें बात करूं कैश इनफ्लो की और कैश आउटफ्लो की, तो मुझे बताओगे इनफ्लो क्या क्या होता है। इससे मुझे कैश इनफ्लो होता है फीस के फॉर्मेट में। भैया कोचिंग क्लास है तो पैसा कैसे आएगा, फीस से ही आएगा। मेन चीज मेरी फीस ही है ना, फीस से मुझे पैसा मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरी चीज तो है नहीं, क्योंकि मेरी एक ही ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। ज्यादा से ज्यादा मान लो मैं बुक कोई सेल कर रही होंगी ना, तो बुक सेल अगर कर रही हूँ तो बुक सेल से पैसा आ जाएगा। यही मेरी मेन एक्टिविटी है, कोचिंग पढ़ाना और उसके नोट्स प्रोवाइड करना, उसको सेल आउट करना, तो ये मेरी मेन, तो इससे मेरे को कैश इनफ्लो मिलता है। अब आउटफ्लो किस किस में होता है, आउटफ्लो होता है भाई सैलरी। अब मैंने कोचिंग क्लास खोल रखी है तो वहां पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी है, मैं उसकी सैलरी दे रही हूँ, ठीक है। और एक आध प्यून है, मैं उसकी सैलरी दे रही हूँ, ठीक है। मैंने एक दो टीचर्स हायर कर रखे हैं, मैं उनको सैलरी दे रही हूँ, तो सैलरी दे रही हूँ, ये है। प्लस अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अलावा क्या है, खर्चे जो मेरे ऑपरेटिंग नेचर के, आप सोच के बताओ ऑपरेटिंग नेचर खर्चे। भाई मैं रेंट पे कर रही, तो मैंने रेंट पे किया होगा, है ना, मैंने रेंट पे किया होगा, तो मैंने रेंट दिया होगा, वो मेरा बिजनेस को चलाने का ऑपरेटिंग खर्चा है। इसके साथ मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही होंगी, है ना। तो मैं एक बिजनेस को रन करने के लिए, जो उसकी मेन एक्टिविटीज है उसको करने के लिए, मैं उससे जो कैश जनरेट करती हूँ और उसके लिए जो कैश पे करती हूँ, मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी कोचिंग देना है। मेरा कैश इनफ्लो का मेन क्या है, फीस एंड बुक से सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये मेरे को कैश आउटफ्लो इसमें मेरा हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो यहां से मुझे जो मिलेगा कैश, जो मुझे रिसीव होगा, इसमें जो मुझे कैश रिसीव होगा उसको मैं क्या बोलूंगी, उसको मैं बोलूंगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। इसको मैं बोलूंगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलिए अब ये एक बात बताओ, कैश रिसीव हुआ, मेरे पास बहुत सारा कैश आ गया, राइट, मेरे पास कैश आ गया। अब मैंने क्या किया, मेरे पास कैश एक्सेस पड़ा हुआ था, क्या था मेरे पास, क्या था, कुछ एक्सेस कैश था, एक्सेस में कैश था। तो मैंने क्या किया, मैंने इस एक्सेस कैश की क्या करा दी, एफडी करा दी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट, है ना, इन्वेस्टमेंट कर दी। इसके साथ ही मैंने क्या किया, भाई मेरे इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे थे, तो मुझे चेयर्स खरीदनी पड़ी, है ना, चेयर्स मैंने खरीद ली, चेयर क्या कर ली, परचेज कर ली, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, लंबे समय तक काम आएगी। मैंने चेयर परचेज कर ली, मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, फिक्स्ड एसेट है, इसको मैंने परचेज कर लिया। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट ये है कि आपने अपना पैसा, जो आपके पास पैसा है, जो आपके पास कैश है, उसको आपने खर्च कर दिया लॉन्ग टर्म एसेट को एक्वायर करने के लिए, ठीक है। कुछ ओल्ड चेयर्स थी, है ना, ओल्ड चेयर थी, उसको मैंने क्या कर दिया, सेल कर दिया। ओल्ड चेयर को क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो भैया क्या हुआ, पैसा मुझे वहां से मिला। यानी कि सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म असेट को आप या तो सेल कर दो या लॉन्ग टर्म असेट को आप खरीद लो। तो देखो हम यहां से एक ये बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म असेट्स हैं, ठीक है, इसको परचेज और सेल। यहां से आपको जो कैश फ्लो जनरेट होगा, है ना, यहां से जो कैश फ्लो आएगा वो, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट से जो आएगा, जैसे कि मैंने एफडी कर दी तो मुझे इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा ना, वो कैश, उसको हम बोलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, राइट। अब आता है लास्ट, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बहुत सिंपल है। क्या होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं
वो एक्टिविटीज जिससे बिजनेस का कैपिटल घटे या बढ़े। भाई अब मैंने कोचिंग क्लास खोली है तो कुछ ना कुछ कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा, कुछ ना कुछ कैपिटल तो इन्वेस्ट किया होगा ना भाई। जब मैंने कोचिंग क्लास खोली है तो ऐसा तो नहीं है कि बिना कैपिटल इन्वेस्ट करे मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं। मान लो मैंने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करी थी, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने पे। अब मुझे और पैसा चाहिए क्योंकि मुझे बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो मैंने क्या कर लिया, बैंक से लोन ले लिया, है ना, बैंक से मैंने लोन ले लिया। तो अब जो मैंने बैंक से मान लो लोन ले लिया 4 लाख का, तो इससे मेरी कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, है ना। तो इससे क्या कहते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो भाई मेरा छोटा सा बिजनेस था कोचिंग क्लास। अब मैं किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो कंपनी का कैपिटल है, कंपनी को कैपिटल बढ़ाना है तो कंपनी क्या क्या कर सकती है, कंपनी शेयर इशू कर सकती है, राइट, कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है, कंपनी बैंक से लोन ले सकती है, ये सारे काम कंपनी कर सकती है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज अगर कंपनी करती है जिससे कि उसका कैपिटल घटता या बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो हमने पूरा बेस तो बना लिया कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अब आइए हम देखते हैं डेफिनेशंस, इसकी जो नोट्स हैं उसको देखते हैं, है ना। ये इसका ऑब्जेक्टिव है, वो पढ़ लेना। ये मैंने लगभग समझा दिया है और कुछ पॉइंट और रह गए हैं, वो हम धीरे से मैं उसकी तरफ आऊंगी। हाँ, टाइप्स ऑफ कैश फ्लो क्या है, द कैश फ्लो ऑफ एन एंटरप्राइज इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंसिंग कैश फ्लो, ठीक है। क्योंकि बिजनेस क्या है, बिजनेस एंटिटी जनरेट करती है कैश फ्लो को डिफरेंट फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज से, और हर एक्टिविटी का जो इम्प्लीकेशन होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, इसलिए हमने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। मैंने आपको बताया था ऑपरेटिंग कैश फ्लो। और पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं आराम से, क्या कहता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। द कैश फ्लो जनरेटेड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस एंटिटी इज नोन एज ऑपरेटिंग कैश फ्लो। भैया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश जनरेट होता है उसको ऑपरेटिंग कैश फ्लो बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे मेरी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज क्या है, कोचिंग। एग्जाम्पल, आपने कैश सेल करी, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो सारी चीजें हम कैश में बात करें। आपने कैश सेल करी, कैश में सामान बेचा, कैश में परचेज करी, सप्लायर को पेमेंट कर दिया, है ना, किसी गुड्स या सर्विसेज के लिए, सैलरी की पेमेंट करी, रेंट की पेमेंट करी, इलेक्ट्रिसिटी की पेमेंट करी, जो कि मेरी सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड थी, तो वो क्या होती है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है ना। उसके बाद आता है इन्वेस्टिंग। कैश फ्लो जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज नोन एज इन्वेस्टिंग कैश फ्लो। इसमें क्या इंक्लूड है, एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट। जैसे कि मैंने चेयर खरीदा था, नई चेयर्स खरीदी थी और पुरानी चेयर्स बेचा था। अब चेयर खरीदी तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 महीने बाद उसको बेच दूंगी या फेंक दूंगी, 2 साल 3 साल, कम से कम 1 साल तो मैं यूज करने के मोटिव से खरीदूंगी ना, ठीक है। तो उसका या तो एक्विजिशन हो यानी कि परचेज हो, या डिस्पोजल यानी सेल हो। लॉन्ग टर्म असेट्स का, लॉन्ग टर्म असेट्स आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, कोई मशीनरी हो सकती है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। एंड अदर इन्वेस्टमेंट या और कोई इन्वेस्टमेंट जो कि इंक्लूडेबल नहीं है कैश में, ठीक है। कैश इक्विवेलेंट में, कैश इक्विवेलेंट में आपको बताना भूलूंगी, मैं भी बताती हूँ उसको, ठीक है। जैसे कि सेल एंड परचेज ऑफ असेट, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, है ना, मैंने एफडी में पैसा डाला था या मुझे एफडी से इंटरेस्ट आएगा, है ना, ठीक है, या मैंने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से मुझे डिविडेंड आएगा। लोन गिवन टू और रिकवर्ड फ्रॉम अदर एंटरप्राइजेस। भाई मैं एडेक्सी क्लासेस चला रही हूँ, मेरी सिस्टर है वो एक ईवा क्लासेस चला रही है, उसको लोन चाहिए था, मैंने लोन दे दिया, वहां से मुझे कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, या उसने मुझे मेरा लोन रीपे कर दिया, या मैंने उससे लोन लिया था तो मैं उसे इंटरेस्ट दे रही हूँ। ऐसी सारी चीजें आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएंगी। ये छोटे मोटे लोन होते हैं, छोटे मोटे लोन एंड एडवांसेस, ऐसा नहीं कि मतलब 10 करोड़ का लोन दे दिया उसको, ऐसा नहीं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ेगा मेरे कैपिटल। कोई छोटा मोटा लोन दिया होगा, कोई छोटे मोटे एडवांसेस दिए होंगे, वो आते हैं यहाँ पर। फाइनेंसिंग कैश फ्लो क्या है, कैश जनरेटेड फ्रॉम एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन चेंज इन साइज एंड कंपोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइजेस। ऐसा कोई एक्टिविटीज आपने कर ली जिसकी वजह से कैपिटल चेंज हो जाएगा,
बोरोइंग चेंज हो जाएगी, वो आपकी होती है फाइनेंसिंग कैश फ्लो। जैसे कि आपने शेयर इशू करके डिवेंचर इशू किया, या रिडीम कर लिया आपने शेयर या डिवेंचर, या पेमेंट कर दी डिविडेंड या इंटरेस्ट की। ठीक है, हाँ मैं आपको दो डेफिनेशन और बता देती हूँ, एक कैश और दूसरी कैश इक्विवेलेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कैश समझ लेते हैं। देखो कैश में दो चीजें सबको समझ में आती है, कैश इन हैंड जो आपके हाथ में, और कैश एट बैंक। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे और कुछ नहीं लिखा है। कैश क्या है? इट इंक्लूड्स कैश इन हैंड भैया जो आपके पॉकेट में है, एंड डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड। डिपॉजिट रीपेबल ऑन डिमांड का मतलब होता है वो पैसा जो कि करंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है ना, भाई बिजनेस है तो बिजनेस करंट अकाउंट में ही पैसा रखते हैं। बिजनेस कहाँ पैसा रखते हैं? बिजनेस करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, सेविंग अकाउंट में नहीं रखते, इसलिए मैंने यहाँ करंट अकाउंट में रखा है। प्लस सेविंग अकाउंट का पैसा भी रिपेबल ऑन डिमांड ही होता है। क्या आता है? कैश इन हैंड आता है, या डिपॉजिट रिपेबल ऑन डिमांड आता है, जो आपने किसी बैंक के साथ रखा हो या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ रखा हो। उसके बाद आता है कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो कैश के बराबर है ना, इक्विवेलेंट है। जैसे कि हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट that are easily convertible into known cash amount. A short-term investment is an investment that mature within 3 months from the date of acquisition. ठीक है, मैं कैश इक्विवेलेंट में ना वैसे तो बहुत सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं। अब ऐसे एक एक मार्केटेबल सिक्योरिटीज बताना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपको एक आध एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैं कैश इक्विवेलेंट की बात करूं, कैश इक्विवेलेंट की बात करूं तो क्या बोल रहा है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या, आपको पता होगा कि जो बैंक होते हैं ना उसमें एफडीज होती हैं। ठीक है, और ये जो एफडी होती है ना, ये एफडी आप 7 दिन की भी करा सकते हो, 7 डेज से लेकर 10 ईयर्स तक की एफडी होती है, उससे भी ज्यादा हो जाती है, 20 ईयर्स तक भी होती है। ठीक है ना, तो एफडी 7 दिन की भी होती है, एफडी 15 दिन की भी होती है, एफडी 30 दिन की भी होती है, 60 दिन की भी होती है, 90 दिन की भी होती है। और एफडी का जो अमाउंट होता है ना वो आपको नोन होता है। एफडी का अमाउंट आपको क्या होता है? एफडी का अमाउंट आपको नोन होता है कि भाई मुझे इतना पैसा मिलेगा। मतलब अगर मैं कहूँ आपके पास 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा थे, आपने 1 लाख की एफडी कराई, ठीक है, 1 लाख की एफडी कराई, मान लो 90 दिन की कराई, और इस 1 लाख की एफडी पे 90 दिन पे मान लो आपको 4% इंटरेस्ट भी मिल रहा था। ठीक है, मोटा मोटा। तो आपको ये पता है ना कि आज से 3 महीने बाद मुझे 1,04,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है, आपको ये तो पता है कि आज से 90 दिन बाद मुझे 1,04,000, यानी अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड है, अमाउंट चेंज नहीं होगा। और वही डेफिनेशन कह रही थी, क्या कह रही थी? वही डेफिनेशन कह रही थी, है ना। देखो डेफिनेशन क्या कह रही थी, डेफिनेशन आपकी कह रही थी हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। भैया अगर आपका एफडी में पैसा पड़ा है तो आप तुरंत बैंक में जाकर उसको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, इजीली कन्वर्टेबल है इनटू नॉन कैश अमाउंट, है ना। नॉन, आपको पता है कि अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जानी चाहिए 3 दिन के अंदर, यानी 7 दिन की एफडी शॉर्ट टर्म, 10 दिन की एफडी शॉर्ट टर्म, 15 दिन एफडी, 30 दिन, मतलब 90 दिन से नीचे नीचे, 3 महीने से नीचे नीचे। ठीक है, विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। कब होनी चाहिए? जब आपने वो खरीदी थी उसके 3 महीने के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जानी चाहिए। अब आप कहोगे कि शेयर्स क्यों नहीं लेते? शेयर्स को हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए, शेयर्स को हम कैश इक्विवेलेंट इसलिए नहीं मानते क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है ना वो नोन नहीं होती। जो शेयर आज मैंने खरीदा है 10 रुपए का, आज से 3 महीने बाद क्या पता वो शेयर 40 रुपए का हो जाए, हो सकता है वो शेयर 2 रुपए का रह जाए, है ना। तो उसकी वैल्यू जो है वो नोन नहीं है, इसलिए हम उसको कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते और उसको हम एज ए इन्वेस्टमेंट इन क्या कह रही थी, ठीक है, क्या है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इज नॉट कंसिडर्ड कैश इक्विवेलेंट। शेयर में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसे कैश इक्विवेलेंट क्यों नहीं मानते? क्योंकि उसकी रिलायजेबल वैल्यू सर्टेन नहीं होती, मार्केट रोज अप एंड डाउन होता रहता है, राइट। अब आप कहोगे एक एग्जांपल तो आपने दे दिया एफडी का, इसके अलावा और क्या एग्जांपल हो सकता है? एफडी के अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज बहुत सारी है मार्केट में, लेकिन राइट नाउ मुझे स्ट्राइक नहीं कर रही है। आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, है ना, उसमें भी आती हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं,
अदर बॉन्ड्स भी होते हैं ना आपके, अदर बॉन्ड्स में है, ठीक है, कमर्शियल पेपर है, ये जो जितने भी चीजें हैं ना, बॉन्ड है, कमर्शियल पेपर्स हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, इन सब की जो वैल्यूज हैं वो आपको नोन होती हैं, ठीक है। बट ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, 3 महीने के अंदर अंदर मैच्योर हो जानी चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कैश इक्विवेलेंट, 3 महीने कब से, डेट ऑफ एक्विजिशन से। आई होप यहाँ तक की बात सबको सबको क्लियर होगी, राइट। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है भाई? ठीक है, चलो। खैर उधर नोट से पढ़ाने का, बट कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, अगर मैं उसको राइट डाउन करूं तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया। मैंने आपको बता दिया कैश क्या है ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मैंने आपको बता दिया, राइट। इक्विवेलेंट बता दिया, कैश फ्लो की मीनिंग बता दी आपको, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है ये भी बता दिया, ठीक है। आपको मैंने टाइप्स ऑफ कैश फ्लोज भी बता दिए, ठीक है। अब मैं इसके बाद ना एक इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है मेथड्स, मेथड्स टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो मेरे हिसाब से जो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और एक है इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड होते हैं, ठीक है ना, दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। और अगर मेरे से पूछो तो मुझे लगता है कि इन मेथड्स के अंदर जाना, ठीक है, और जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि कहीं भी पास्ट रिकॉर्ड में ऐसे सम्स नहीं आए हैं। लेकिन फिर भी मैं डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से आपको एक क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है, 1 क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास में नहीं, कल कराऊंगी, एक क्वेश्चन कराऊंगी ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि या डायरेक्ट मेथड से ऐसे सवाल सॉल्व होता है और इनडायरेक्ट मेथड से ऐसे सवाल सॉल्व होता है। पहली चीज, ये जो डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड है ना, ये जो मेथड है ये आपका लगता सिर्फ एक ही में है, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, है ना, बाकी किसी में नहीं लगता। बाकी सबको करने का जो मेथड है वो सिर्फ डायरेक्ट होता है, ठीक है, बाकी सबको करने का मेथड डायरेक्ट ही होता है। तो मैं, अगर आपको कंफ्यूजिंग हो गया हो तो देखो मैं ये कह रही हूँ, मेथड क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो है ना, और फाइनेंसिंग है ना, 3 कैश फ्लो है ना। तो इनको करने का जो मेथड है वो हमेशा ही क्या रहता है, डायरेक्ट। यहाँ हमेशा डायरेक्ट ही लगता है, इसी में आपके पास ऑप्शन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का, राइट। तो इस वाले पोर्शन को हम कल देखेंगे, पूरा फुल फ्लेज 1 घंटे का वीडियो जाएगा अगर मैं एक सिंगल क्वेश्चन भी उठाती हूँ तो, ठीक है, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे। हम अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ माइन्यूट सी चीजें हैं उसको समझने के लिए, ऑल्दो इतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए, फिर भी एक बार आप कर लीजिए। चलिए
क्या है देखते हैं। अगला है आइडेंटिफाइंग टाइप्स ऑफ कैश फ्लो। देखो, एक कैश फ्लो जो मेरे लिए इन्वेस्टिंग है, एक कैश फ्लो जो मेरे लिए ऑपरेटिंग है, जरूरी नहीं वो दूसरे के लिए ऑपरेटिंग ही हो, या एक कैश फ्लो जो मेरे लिए इन्वेस्टिंग है वो दूसरे के लिए भी इन्वेस्टिंग नहीं हो। तो ये कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहा है। क्या बात करें? कुछ स्पेशल केसेस की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है लोन्स एंड एडवांसेस अर्न और पेड। आपने लोन्स एंड एडवांसेस अर्न किए हैं या पे किए हैं, तो क्या होगा? लोन एंड एडवांसेस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्नड on them in ordinary course of business are known as operating cash flow। ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो आपका ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस ही क्या है? लोन देना और लोन लेना। एक बात बताओ, लोन देना और लोन लेना किसका ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस होता है? किसका मेन बिजनेस लोन देना और लोन लेना है? बैंक का है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का। ये उनका काम है, या तो वो लोन देंगे और लोन लेंगे। ठीक है ना, ये उनका काम होता है ना, मेन बिजनेस एक्टिविटीज है बैंक की, लोन देना। ठीक है, लोन देंगे तो आप उन्हें रीपे करोगे, तो क्या होगा? ये उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम है। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे? ऑपरेटिंग कैश फ्लो। यहाँ पे लिखा भी है फॉर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के लिए लोन लेना देना क्या है? एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। अगर मैं लोन लेती हूँ, ठीक है ना, मैं अगर बैंक से लोन लेती हूँ तो मेरे लिए क्या होगी? एक फाइनेंशियल एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन एक बैंक क्या है भाई, उसके पास पैसा नहीं, उसने दूसरे बैंक से लोन ले लिया, मुझ और आगे किसी को लोन दे दिया, उसका तो काम ही है लोन लेना और देना, उसका मेन बिजनेस एक्टिविटी है। और मेन बिजनेस एक्टिविटी कुछ भी हो, उससे पैसा आ रहा है तो वो ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा। ठीक है, वहीं देखो लोन एंड एडवांस क्या लिखा है? लोन एंड एडवांस गिवन एंड इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन देम are investing cash flow for non financial enterprises। भैया कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, उसने लोन दे दिया, जैसे कि मैंने लोन दिया, ठीक है, और उससे मुझे, ठीक है, उससे मुझे कुछ इनकम हुई, या मैंने किसी से लोन रिसीव किया, क्या है, या मैंने किसी से लोन रिसीव किया और उसमें मैंने इंटरेस्ट दिया, तो ये कौन सी एक्टिविटीज है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटीज है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, तो लोन या एडवांसेस लेना या देना अगर आपका मुख्य बिजनेस नहीं है और उससे आप पैसा कमा रहे हैं, तो ये आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, अगर उसी तरीके से आप लोन एंड एडवांस ले रहे हैं या दे रहे हैं अपनी सब्सिडरीज को, ठीक है, तो वो भी क्या माना जाएगा? इन्वेस्टिंग कैश फ्लो माना जाएगा सारे एंटरप्राइजेस के लिए। सारे एंटरप्राइजेस के लिए देखो, पहले में क्या था? पहले में बैंक, ठीक है, लोन में डील करेगा ना, तो क्या है? हमेशा ऑपरेटिंग है। अदर देन बैंक, ठीक है, अगर वो लोन और एडवांस ले रहे हैं, उस पे इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो ये उनके लिए क्या है? हमेशा, ये उनके लिए हमेशा इन्वेस्टिंग है। ठीक है, हमेशा क्या है? इन्वेस्टिंग है, राइट। इसके अलावा बैंक हो या कोई अदर एंटरप्राइजेस हो, वो अपनी सब्सिडरी को पैसा दे रहा है, वो अपनी सब्सिडरी को पैसा दे रहा है, यानी सब्सिडरी को लोन दे रहा है या सब्सिडरी से लोन ले रहा है, तो वो क्या होगा? वो सब के लिए, वो सब के लिए, बैंक या अदर कोई भी हो, अगर वो सब्सिडरी से पैसा ले रहा है या दे रहा है, तो ये क्या होगा? ये आपका इन्वेस्टिंग होगा। मतलब अगर बैंक मुझे उठा के पैसा देगी तो ऑपरेटिंग, और बैंक ने उठा के सब्सिडी को पैसा दे दिया तो इन्वेस्टिंग। ये समझा रहा है। ठीक है, अब आ रहा है लोन एंड एडवांस गिवन टू एम्प्लॉय। आपने अपने एम्प्लॉय को दे दिया। भाई एम्प्लॉय आपके क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए इंपॉर्टेंट है ना, तो एम्प्लॉय को आप लोन दोगे, उससे इंटरेस्ट अर्न करोगे, तो क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, आपने एडवांस पेमेंट कर दी सप्लायर को और उस पर इंटरेस्ट अर्न किया। सप्लायर से आप क्या खरीदते हो? सोच के देखो, सप्लायर से आप खरीदते हो, सप्लायर से आप माल खरीदते हो, और उस माल को खरीदना और बेचना आपकी क्या है? मेन एक्टिविटीज है ना, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है। उसके लिए आपने अगर सप्लायर का कुछ एडवांस दे रखा है, तो वो क्या होगा? वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होगा।
ठीक है। इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम कस्टमर फॉर लेट पेमेंट, भैया कस्टमर को आपको 15 दिन में पेमेंट करनी थी, कस्टमर आया 1 महीने बाद पेमेंट करनी, तो आपने उससे कुछ लेट फीस ली, तो कस्टमर से जो आप पैसा ले रहे हो वो आपकी मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, तो उस पर आप जो भी इंटरेस्ट कमा रहे हो वो किसकी वजह से कर रहे हो, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से, तो वो कैश फ्लो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाएगा। बट हाँ, अगर आप कस्टमर से जो इंटरेस्ट लेट पेमेंट पे कमा रहे हो वो आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या है, ठीक है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, राइट। फॉर नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फॉर नॉन क्या अगर फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस भी हैं तब उनके लिए भी क्या ही होगा, ऑपरेटिंग ही होगा, ठीक है। इंटरेस्ट अर्न अगर आप कर रहे हो लेट पेमेंट पे। दूसरा, एडवांस टेकन फ्रॉम कस्टमर, भैया कस्टमर से एडवांस ले लिया, ठीक है, कस्टमर से एडवांस ले लिया, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करनी है, क्या है, कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करना की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो ये भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। इंटरेस्ट पे किया सप्लायर को लेट पेमेंट के लिए, ये भी क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए, ठीक है। चलिए मैं इसको हटा देती हूँ। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न्ड। Investment made and dividend earned on them in ordinary course of business is operating cash flow for financial enterprise। कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस है, फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का मतलब क्या होता है, बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसने कोई इन्वेस्टमेंट करी, उससे उसे डिविडेंड मिला, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी, क्या मानी जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानी जाएगी। इन्वेस्टमेंट मेड एंड डिविडेंड अर्न्ड, ठीक है, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, भैया काम ही हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट करना, डिविडेंड कमाना, क्या है, इन्वेस्टमेंट करना और डिविडेंड कमाना। जैसे कि मोतीवाल, ओसवाल है, आपके और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप सर्विसेज लेते हो, फाइनेंशियल सर्विस, उनका काम ही क्या, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिविडेंड कमाते हैं, है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये उनका नॉर्मल काम है, ये उनका क्या माना जाएगा, ऑपरेटिंग कैश फ्लो माना जाएगा। उसके अलावा मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर दूं, ठीक है, एंड उस पर डिविडेंड अर्न करूं, ठीक है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, भैया मैंने इन्वेस्टमेंट किया ना। लेकिन मोतीलाल ओसवाल वो म्यूचुअल फंड में बड़े बड़ा अमाउंट पे इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ये सब जो कर रहे हैं ये तो उनका काम ही है, मेरा काम नहीं है ना, तो मेरे लिए इन्वेस्टिंग है। अब मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं सब्सिडरी में और वहां से डिविडेंड अर्न कर लूं, तब भी ये क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो माना जाएगा। और डिविडेंड पे कर दिया जाए, वो क्या है, वो आपका कैश आउटफ्लो होता है फॉर ऑल एंटरप्राइजेस, वो क्या होता है, फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो। कोई भी एंटरप्राइजेस अगर डिविडेंड पे कर रही है, कोई भी एंटरप्राइजेस अगर डिविडेंड पे कर रही है, तो वो क्या है, वो फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो है, बाप रे, वो क्या है, वो फाइनेंसिंग कैश आउटफ्लो है। कोई भी एंटरप्राइजेस अगर डिविडेंड पे करेगी तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा। इनकम टैक्स बहुत सिंपल है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पार्ट कर रहे हो, पे कर रहे हो, ठीक है, ऑपरेटिंग इनकम पे कर रहे हो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट बनेगा, इन्वेस्टिंग इनकम पे कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनेगा, ठीक है ना। टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम लिखा भी है ना, टैक्स पेड ऑन ऑपरेटिंग इनकम इज ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो है, ठीक है। फॉर ऑल एंटरप्राइजेस अ टैक्स डिडक्टेड सोर्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस आर ऑपरेटिंग कैश फ्लो व्हाइल डिडक्शन, सीधी सी बात है, जिस तरह की इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, अगर आपकी इन्वेस्टिंग इनकम है, इन्वेस्टमेंट से इनकम है तो इन्वेस्टिंग कैश आउटफ्लो होगा। इंश्योरेंस का क्लेम जो रिसीव होता है, अब बात करते हैं इंश्योरेंस क्लेम की। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस क्लेम्स रिसीव्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट, आपने क्या किया, आग लग गई, इंश्योरेंस से क्लेम मांगा, ठीक है, तो इससे जो कैश मिलेगा वो आपका क्या होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग कैश। भैया मेरे स्टॉक में आग लगी थी, स्टॉक को मैं बेच के पैसे कमाई थी, मेरा मेन रेवेन्यू एक्टिविटीज था, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैश होगा। अगर फिक्स एसेट को आग लग जाए, है ना, उसके अगेंस्ट मुझे इन्वेस्टमेंट से पैसा मिले, इंश्योरेंस से पैसा मिले, तो वो क्या हो जाएगी, वो इन्वेस्टिंग हो जाएगी। तो अगेन आप देखो नेचर क्या है, क्या चीज जल रही हो, किसके अगेंस्ट मुझे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, ये आप सिर्फ पढ़िएगा, इसके डीप में इतना जाके दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है,
रीजन इज दैट क्योंकि आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जब आते हैं तब ये बहुत दुख देते हैं, क्योंकि अगर आप इसे गलत हेड में डाल देते हैं तो आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट गलत हो जाता है, राइट। चलिए, बिजनेस परचेज, देखो बिजनेस, अगर आप किसी बिजनेस को आप एक्वायर कर लेते हो, ठीक है, मैं एडेक्सी क्लासेस चला रही हूँ, मैं एक बिजनेस को एक्वायर करूँ, अब आप खुद बताओ अगर मैं किसी बिजनेस को एक्वायर करूंगी तो इस क्या है, इन्वेस्टमेंट ही तो है। किसी दूसरे बिजनेस को एक्वायर कर लेना क्या है, इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है तो इसको आप कैसे दिखाओगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ, लास्ट पॉइंट आता है फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉस। तो आई होप इस पे डील करें। चलिए देखते हैं, एक मिनट। तो जो हमारे इंपॉर्टेंट ये थे, एक मिनट, ठीक है, ये आपके समझ में आ गया। फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉस में जाने की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, कहो तो मैं फिर भी बता देती हूँ। एक होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड लॉस के जो पॉइंट है ना, मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 जो है उसके कंप्लीट होने के बाद बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी ना तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन फिर भी सुन लो, होता क्या है, मान लो जब पहली बार ट्रांजैक्शन हुई है ना, पहली बार कि आपकी एक बिजनेस यूनिट है जो कि बाहर है, विदेश में ऑपरेट करती है, तो वो वहां की जो मॉनेटरी यूनिट है उसमें वो डील करती है। फॉर एग्जांपल डॉलर है, वो डॉलर में डील करती है। तो उस दिन जिस डॉलर अमाउंट पे सेल परचेज हुआ, उसने उस पे उसको रिकॉर्ड किया, और उसी डेट पे आपने भी उसको अपनी बुक में रिकॉर्ड कर लिया, इंडियन करेंसी में रिकॉर्ड कर लिया। मान लो जब उस उधर मान लो उसने सेल करी थी, ठीक है, उसने सेल करी थी $10 की, ठीक है। अब उस $10 की जब सेल हुई थी उस दिन, तो आपने इंडियन करेंसी में उसको अपने पास रिकॉर्ड कर लिया था 100 रुपए के हिसाब से, आपने कहा 1000 भर की सेल हुई। अब हुआ क्या, 31 मार्च को जब आप बुक बना रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे थे, उस दिन प्रॉब्लम ये आई बच्चों कि जो डॉलर की वैल्यू थी, जो कि 100 रुपए चल रही थी $1 की वैल्यू, वो अब $1 की वैल्यू घट कर मान लो 95 हो गई। तो आज के डेट पे तुम्हें जब वो बुक्स में दिखाओगे तो तुम्हें 950 पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो इस चेंज की वजह से कितना चेंज आ गया, 50 रुपए का चेंज है। तो क्या 50 रुपए आपको किसी तरीके से आपसे आउटफ्लो हुआ, आपके जेब से वो 50 रुपए गए क्या एक्चुअल में? पहले 1000 रुपए थे, अब 950 है, क्या वो 50 रुपए एक्चुअल में गए? बिल्कुल नहीं गए ना, ठीक है। अगर ये बढ़ जाता तो क्या ये 50 रुपए एक्चुअल में आ जाते? बिल्कुल नहीं आते। तो ना तो एक्चुअल में पैसा आता है ना एक्चुअल में पैसा जाता है। तो ये जो एक्सचेंज गेन और लॉस होता है ना, इसकी जो हम एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये जो डिफरेंस होता है, हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, लास्ट में अगर लॉस हुआ तो ऐड और गेन हुआ तो सब्ट्रैक्ट करके उसको मैच आउट कर देते हैं। वही बात यहाँ पे लिखी गई है। However, in order to reconcile cash and cash equivalent with the closing balance, ये बहुत इधर चला गया है यार, एक मिनट ना। हाँ, क्या है, वही है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस से हम क्या कहते हैं, एक्सचेंज डिफरेंस शुड बी एडेड इन केस ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं इन केस ऑफ लॉस। जैसे कि ये लॉस हुआ है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्रॉफिट हुआ है तो हम ऐड कर देंगे, ताकि हमारा लास्ट का क्लोजिंग बैलेंस मैच कर जाए, राइट। यही बात इसमें लिखी थी। नहीं समझ में आओ तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टेकअप कर लेंगे विद फुल फ्लेज्ड एग्जांपल, आपको ये बात समझ आ जाएगी। लास्ट आता है डिस्क्लोजर। आपको ये नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्लोजर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि समझना है या आपको ये ना हो। ये सारी बातें हमने करी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 को कंप्लीट किया। मैं कंप्लीट नहीं बोलूंगी, रीजन इज दैट क्योंकि कल हम इसका एक फुल फ्लेज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब मैं
क्वेश्चंस पे कुछ चीजें हैं जो डिस्कस करना चाहती हूँ। पहला है जो बार बार क्वेश्चन में पूछा गया है, वो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, और क्वेश्चंस इसी से आते हैं आपके लिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के इक्वल होता है? बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, यही क्वेश्चन देखो यहाँ पूछा गया है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट सेम एज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो ऑपरेशन, जो कैश फ्रॉम ऑपरेशन है वो सेम नहीं होता प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से। क्या आप इससे एग्री हो? यस, हम एग्री हैं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? देखो, पहला रीजन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो है, जिसको अपन सीएफओ लेंगे, सीएफओ includes only cash from operating activities। पहली चीज, ठीक है ना, एक्टिविटीज। while net profit after tax include cash flow from all activities। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, सेकेंड, सीएफओ only consider cash received and cash paid for operating activities while, ठीक है ना, while जो आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है, इट कंसिडर बोथ कैश एंड नॉन कैश रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है। तीसरा, CFO is prepared on the basis of on cash basis ना, on cash basis, while net profit after tax is prepared on accrual basis। ठीक है, accrual basis। ठीक है, ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज नेवर बी इक्वल टू प्रॉफिट। जैसे कि एक एग्जांपल समझ लो, ठीक है ना, ये तो समझ ही आ गया होगा, सीएफओ इंक्लूड्स कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ओनली। मालकी नेट प्रॉफिट निकालना है, पूरे बिजनेस का निकालोगे तो ये जो आपने डिविडेंड इनकम कमाई आप वो भी कंसिडर करोगे, राइट। आपने जो इंटरेस्ट इनकम कमाई आप वो भी कंसिडर करोगे, जबकि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन में ये इंक्लूड नहीं होता है। पहला पॉइंट आपको क्लियर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट देखो ये है, दूसरा और तीसरा पॉइंट समझ लो, इंपॉर्टेंट है। आंसर आप खुद से राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, मैंने बहुत इसमें लिखा है, सीएफओ ओनली कंसीडर कैश रिसीव्ड एंड कैश पेड। ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाइल नेट प्रॉफिट कंसीडर बोथ कैश एंड नॉन कैश रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। ठीक है ना, इस पॉइंट को थोड़ा सा करो, सीएफओ का नहीं, चलो ऐसे ही रहने दो। ये है आपका सीएफओ और ये है आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, मान लो आपका बिजनेस सिर्फ कैश सेल करता है। ठीक है, एग्जाम्पल को सिंपल करने के लिए, कैश सेल करता है, बिजनेस की टोटल कैश सेल मान लो 10 लाख रुपए। ठीक है, सिर्फ कैश सेल है तो इसके पास भी यहाँ भी 10 लाख आ जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, आपने सप्लायर को पैसा दिया, सप्लायर को एडवांस पे किया।
है ना, एडवांस पे किया। अब सप्लायर को आपने जो एडवांस पे किया वो किया फॉर मंथ ऑफ, मान लो अप्रैल, ठीक है, अप्रैल, यानी अप्रैल 25 के लिए, क्या 2025 के लिए मान लो आपने पे कर दिया। अब 2025 तो नेक्स्ट ईयर है, तो भैया यहाँ पे जो आपने एडवांस पे किया, मान लो 50,000 का एडवांस पे किया, तो यहाँ तो आपको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन क्या यहाँ माइनस करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि सीएफओ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये किस पे बनता है? ये बनता है आपका कैश बेसिस पर, और ये आपका बनता है अक्रूवल बेसिस पे। ये कहेगा भाई अभी तो ये खर्चा अक्रू ही नहीं हुआ, ये तो एडवांस है, क्योंकि ये एडवांस है तो ये तो असेट है, यहाँ पर ये नहीं आएगा। तो यहाँ तो आपका ये हो गया 9,50,000, लेकिन ये आपका क्या रहा? ये आपका 10 लाख का 10 लाख ही रहा। पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन। क्या आप इधर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे? क्या आप इधर डेप्रिसिएशन माइनस करोगे? नहीं करोगे। लेकिन भाई 1 लाख का डेप्रिसिएशन है, मैं तो डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा क्योंकि ये तो खर्चा है। तो ये तो 9 लाख हो जाएगा, लेकिन ये 9,50,000 ही रहेगा। तो ये क्या है? देखो, ये जो आपका डेप्रिसिएशन है ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, और इस नॉन कैश एक्सपेंस को आपने आपके नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसने तो कंसिडर किया ना अपने में, किया कि नहीं किया? है ना। जबकि आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट ने नहीं किया, ये सिर्फ कैश को लेता है। अब देखो इसी तरह इसमें देखो, यहाँ पे आपने कैश पे कर दिया था, ऑल्दो ये अभी तक अक्रू नहीं हुआ है, तो क्योंकि आपने पे कर दिया था कैश फ्लो में तो आया, लेकिन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में नहीं आया। इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और सीएफओ नहीं होता। अब जैसे कि मैं कहूँ, मान लो ये आ गया, इसके बाद आपके पास अदर इनकम भी आई थी, इंटरेस्ट अर्न आपने किया था, मान लो 50,000 का इंटरेस्ट अर्न किया था, 20,000 का डिविडेंड अर्न किया था, तो क्या आप इसको यहाँ ऐड करोगे? है ना। क्या ये इंटरेस्ट, ये डिविडेंड आप यहाँ पे ऐड करोगे? नहीं करोगे, लेकिन यहाँ करोगे, तो ये 9,70,000 हो जाएगा। तो इस तरह से ना डिफरेंसेस रहते हैं, राइट। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कल मिलेंगे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, और इसके साथ हम नेक्स्ट डे अपना नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चालू करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा सा जो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है डिफिकल्ट है, लेंदी है, बट क्योंकि हमें जो करना है, जिस तरह से हमें तैयारी करनी है, हम उस हिसाब से चलेंगे। मैंने इस क्वेश्चन के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। जनरली डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे मैं आपको और क्वेश्चंस बता दे रही हूं। एक्सप्लेन the type of cash flow as per accounting standard 2, ठीक है। दूसरा, पॉजिटिव कैश पोजीशन is an indicator of good profitability. Is true. Is not an indicator of a good profitability. Explain, ठीक है। और ये तो आपसे आया ही हुआ है, डिस्टिंग्विश बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे डिफरेंट। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो आप दोनों के हैं ना, ये पहला और आपका ये जो पहला और ये क्वेश्चन है, इन दोनों के आंसर सेम है, ठीक।
ये 2 क्वेश्चंस आपके हैं ही, 3 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चंस इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी जो मैंने आपको इधर लंबी सी लिस्ट दिखाई जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा वहां से कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है ना, पूछे जाते हैं। ऑल्दो मैं ये मानती हूँ कि कुछ भी पूछ सकता है यूपीएससी कमीशन, लेकिन फिर भी जो पास्ट ट्रेंड है वो यही कह रहा है और हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट स्टडी पे ध्यान देना चाहिए। कैश और कैश इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, और एक्सप्लेन द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड टाइप्स ऑफ कैश फ्लो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछते आ रहे हैं। ओके, तो ये रहा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। और मैं फिर कहूंगी, अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप और डीप लेवल से, मतलब नीचे लेवल से पढ़ना चाहते हैं, और क्योंकि आपके अपने कुछ क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। और एज आई एम प्लानिंग फॉर द लाइव क्लासेस, अगर आप चाहेंगे तो वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे, हम लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ सकते हैं। और डेफिनेटली दैट लाइव क्लासेस इज नॉट ऑन यूट्यूब, वो 1-to-1 बेसिस पे होंगे, मतलब जो भी पढ़ना चाहते हैं हम गूगल मीट या जूम के थ्रू वहां पे क्लासेस करेंगे, क्योंकि वहां पे आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां आपको समझ ना आए यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।